ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। 1998 शुरू हो चुका था और भारत में दाएं बाजू की जमात बीजेपी हुकूमत बना चुकी थी। आम शहरियों के वहमो गुमान में भी न था कि तारीख के वर्कों पर एक नई तहरीर लिखी जाने वाली है। बीजेपी पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सख्त मौकिफ रखने वाली जमात तस्वुर होती थी और उसी जमात ने चंद बरस कबल बाबरी मस्जिद पर हमला करके इसे शहीद भी कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हसास इदारों को बीजेपी के माइंड सेट का बाखूबी अंदाजा था और वो भारत की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखे हुए थे। भारत तेजी से अपने मिसाइल प्रोग्राम को वुसअत दे रहा था, जबकि पाकिस्तान के दिफा का अहम तरीन हथियार शॉर्ट रेंज मिसाइल M11 था, जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर थी। लेकिन खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने काफी अरसे से भारतीय फौजी ताकत को बैलेंस करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान ने भारत को मिसाइलों की इस दौड़ में पहला सरप्राइज दे दिया। अप्रैल 1998 भारतीय ऐवानों में उस वक्त जलजला आ गया जब उन्हें 6 अप्रैल के दिन इत्तला मिली कि पाकिस्तान ने 1500 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हतफ-5 गौरी का तजर्बा किया है। ये मिसाइल उस वक्त तक तैयार होने वाले तमाम भारतीय मिसाइलों का तोड़ था और सोने पर सुहागा तो ये था कि भारतीय सैटेलाइट्स उस मिसाइल का सुराग लगाने में नाकाम रहीं। ताकत का तवाजुन तो अब फिर बैलेंस हो चुका था, बल्कि यूं कहें कि गौरी का तजुर्बा यकदम मिसाइल दौड़ में पाकिस्तान को भारत से एक कदम आगे ले आया था। भारत के कई अहम शहर दारुल हुकूमत नई दिल्ली, तिजारती हब मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर, जालंधर और जैसलमेर गौरी के निशाने पर थे। भारत पाकिस्तान की ये सलाहियत हजम नहीं कर रहा था और ताकत का तवाजुन एक बार फिर अपनी जानिब मोड़ने के लिए इसने एटमी धमाकों का मंसूबा बना लिया। मई 1998 बमकाम पोखरान भारत। 11 मई 1998 को वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे पर थे कि उन्हें एक इत्तला मिली जिसने उन्हें एक बड़े इम्तिहान से दो चार कर दिया। ये इम्तिहान इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान भारतीय धमाकों का जवाब दे या ना दे, वो काज़ाकिस्तान में ही फैसला कर चुके थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हम गाफिल नहीं हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न से, जो पाकिस्तान के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस सिलसिले में अपना फैसला खुद करने का हक रखते हैं एज ए सॉवरेन। भारत ने पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए थे। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. अभी दुनिया इस पर रिएक्शन ही दे रही थी कि 2 रोज बाद यानी 13 मई 1998 को भारत ने मजीद 2 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सालमियत पर सवालात उठा दिए। अमेरिका, जर्मनी, जापान सब ने ही भारत पर पाबंदियों का ऐलान किया और साथ में पाकिस्तान को खबरदार भी किया कि अगर इसने एटमी धमाके किए तो वो ज्यादा नुकसान उठाएगा। The United States strongly opposes any new nuclear testing. This action by India not only threatens the stability of the region, it directly challenges the firm international consensus to stop the proliferation of weapons of mass destruction. I also urge India's neighbors not
to follow suit, not to follow down the path of a dangerous arms race. जापान के 20 शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे भी हुए, लेकिन ये सब दबाव और ऐलानात चंद दिनों में ही हवा हो गए। अमरीकी कंपनियों ने भारत पर सख्त पाबंदियों की मुखालिफत कर दी और कहा कि इससे अमरीकी मफादात को ही नुकसान पहुंचेगा। ये सब पाकिस्तान के लिए मायूस कुन और तशवीशनाक था, और चंद दिन बाद होने वाले G8 ममालिक के इजलास में तो हद हो गई। उन 8 ममालिक ने इज्तमाई तौर पर भारत पर पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया, और रूस ने तो 2 कदम आगे जाते हुए ये बयान दाग दिया कि अगर भारत चाहे तो 4 एटमी धमाके और भी कर सकता है। G8 ममालिक के मौकिफ के बाद तो भारत की क़यादत और शेर हो गई, और तजर्बात से बाहर निकलकर इसने खुले आम पाकिस्तान को एटमी हमले की धमकियां देना शुरू कर दी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेज फायरिंग के वाक़यात बढ़ गए। भारतीय फौजी नकलो हरकत देखते हुए एटमी मिसाइल पाक फौज के हवाले कर दिए गए। इस सारे दबाव को झेल रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको साइंसदानों ने बताया था कि भारतीय धमाकों का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं, और ये 2 हफ्तों का वक्त गुजारना ही उनका असल हदफ था। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन बार बार वजीर आजम पाकिस्तान को फोन कर रहे थे। धमाकों की सूरत में पाबंदियों की धमकियां और ना करने की सूरत में इमदाद की लालच दी जा रही थी। मियां नवाज शरीफ बहुत तहम्मुल से सूरत हाल को संभाले हुए, और साथ साथ वो साइंसदानों और फौजी क़यादत से मुसलसल राब्ते में भी थे। अमेरिका का माथा ठिनका हुआ था। उसे लग रहा था कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने का फैसला कर चुका है। अब की बार बिल क्लिंटन ने एक और कोशिश की और एक हाई प्रोफाइल वफ्द पाकिस्तान भिजवा दिया। उस वफ्द को भी किसी किस्म की यकीन दहानी ना कराई और बात मुश्तबा ही रही। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान के करीब एक बहुत कम आबाद इलाके में कुछ नकलो हरकत भी हो रही थी, जिस पर अमरीकी सैटेलाइट्स गहरी नजर रखे हुए थे। ये चागी की पहाड़ियां थीं जिन्हें पाकिस्तान ने 20 साल पहले ही एटमी तजर्बात के लिए मुख्तस कर लिया था। पाकिस्तान धमाकों के लिए पूरी तरह तैयार था, और साइंसदानों ने वजीर आजम को आगाह कर दिया कि अब 3 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान एटमी ताकत बन जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय ऐवानों में भी हलचल थी, और एक नई साजिश वहां रचाई जा रही थी, और वो साजिश थी कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत एटमी धमाके करने से रोका जाए। लेकिन कैसे, इसका जवाब भी आने वाले दिनों में मिल गया। 24 मई 1998 बमकाम तुर्बत पाकिस्तान। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि एक ऐसा सनसनीखेज वाकया भी हो सकता है जो पाकिस्तान के एटमी तजर्बात भी खतरे में डाल दे। धमाकों से 4 रोज कबल PIA के एक तैयारे ने तुर्बत से कराची के लिए उड़ान भरी। उस तैयारे ने गवादर एयरपोर्ट पर लैंड किया, चंद मुसाफिर उतारे और चंद मजीद सवार किए, और दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। गवादर से सवार होने वाले मुसाफिरों में 3 के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने तैयारे को हाईजैक कर लिया और पायलट को हुक्म दिया कि तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दे। यहाँ पर एक नया सनसनीखेज ड्रामा शुरू हो गया। हाईजैकर्स मुंबई एयर कंट्रोल टावर से भी राब्ते में थे, और भारतीय हुक्काम की जानिब उस तैयारे को लैंड करने की इजाजत भी दे दी गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुक्काम हर सूरत तैयारे को भारत जाने से रोकना चाहते थे, और फौरी तौर पर एक दिलचस्प मंसूबा बना लिया गया। कोड वर्ड्स में पायलट को तैयारे का रुख सिंध के शहर हैदराबाद की जानिब मोड़ने का कहा गया, जबकि हाईजैकर्स को ये तासुर दिया गया कि तैयारा उनके मुतालिबे के मुताबिक भारतीय शहर जोधपुर जा रहा है। काफी कंट्रोल करके बताना पड़ा था मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर ये नीचे से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर बात करो आप। फिर बात उर्दू में की मैंने, और उर्दू में रडार की अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हेल्प से मैं मनूवर करके
حیدرآباد کی طرف آ گیا, مگر ان کو یہی کہتا رہا میں کہ انڈیا کی سرحد میں ایک بھوج ایئر فیلڈ ہے, ادھر لینڈ کر رہے ہیں. چوہے بلی کا کھیل شروع ہو چکا تھا. حیدرآباد ایئرپورٹ کو بھارتی جھنڈوں سے بھر دیا گیا اور پاکستانی حکام نے بھارتی شہریوں کا بھیس بدل کر ہائی جیکروں سے ہندی میں بات کرنا شروع کر دی. ہائی جیکروں نے جو مطالبات کیے ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے. بھارتیوں کے بھیس میں پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کو اس بات پر قائل کر لیا کہ خواتین اور بچوں کو طیارے سے باہر آنے دیا جائے. ہائی جیکرز خود کو بھارت میں سمجھ کر جھانسے میں آ گئے اور جو ہی خواتین اور بچے باہر آئے تو کمانڈوز نے آپریشن شروع کر دیا اور تینوں ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا, جنہوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ وہ را کے ایجنٹس ہیں. یوں بھارت اپنی اس چال میں ناکام ہو گیا اور اب اسے پاکستانی جواب کا انتظار کرنا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایٹمی تجربات کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا اور وزیر اعظم کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی 3 گھنٹے کے اندر ایٹمی دھماکے کر سکتا تھا. ایک طرف اگر دھماکے نہ کرنے کا بیرونی دباؤ تھا تو دوسری طرف پاکستان دوست ممالک کو دھماکوں کے حوالے سے اعتماد میں بھی لے رہا تھا اور عملاً دنیا کو یہ کہہ دیا کہ اب روک سکو تو روک لو. ایٹمی تجربات کے حوالے سے پاکستان اپنی اپروچ میں کلیئر تھا, جبکہ مغربی دنیا کسی نہ کسی طور پر پاکستان کو اس سے روکنا چاہتی تھی. Yeah, we discussed almost everything, including the testing of Warrior missile, and we had a wonderful meeting, as has been said by the ambassador. وزیر اعظم نواز شریف کا دھماکوں کے حوالے سے موقف بہت واضح تھا. انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں دھماکوں کے حوالے سے اشارہ بھی دے دیا. ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان ایٹمی تجربات کرنے جا رہا ہے تو وزیر اعظم کا جواب تھا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اب پاکستان کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں جسے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ یہ کہا کہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے. They have tested a bomb again after 24 years. And Pakistan has never done so. We never wanted to do so. But the present test of India has really shaken the balance of power in this region. And we now have legitimate security concerns. The international community need to recognize Pakistan's security concerns. And then whatever we decide will be determined by our national interests. Will be determined by our security concerns. 28 مئی 1998 بمقام چاغی بلوچستان. 28 مئی 1998 چاغی کے گرد 100 کلومیٹر کا علاقہ پاک فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا, جہاں پر چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی. چاغی کی فضا میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پروازیں شروع کر دیں. ممکنہ بھارتی حملے کا جواب دینے کے لیے میزائلز بھارتی شہروں کو نشانے پر رکھ کر نصب کر دیے گئے. چاغی میں غیر معمولی ہلچل کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم سے رابطہ کر کے آخری کوشش کی گئی, لیکن دال پھر بھی نہ گلی اور پھر وہ وقت آ ہی گیا. سپہر 3:16 پر چاغی کے پہاڑ 5 ایٹمی دھماکوں سے لرز اٹھے. پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا. چاغی 1 میں 5 دھماکوں کے 2 روز بعد چاغی 2 میں ایک اور ایٹمی تجربہ کر کے بھارت کا حساب چکتا کر دیا گیا. میرے لیے تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج میں ذاتی طور پہ اس جگہ پہ آیا ہوں جہاں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں. پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت مضبوطی آئی ہے. پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا ہے اور یہ پوری قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت باعث خوشی ہے, باعث فخر ہے. اب ریئیکشن آنا شروع ہوا.
تجربات کے مخالف ممالک نے پابندیاں لگائیں جبکہ دوست ممالک نے امداد دی۔ The Security Council strongly deplores the underground nuclear tests that Pakistan conducted on 28 May 1998, despite overwhelming international concern and calls for restraint. Council reaffirms that the source of tension in South Asia should be reduced and eliminated only through peaceful dialogue and not by use of force or other military means. پاکستان کو ایک نئے امتحان کا سامنا تھا اور جیب تقریباً خالی تھی۔ IMF اور ورلڈ بینک امداد روک چکے تھے۔ صورتحال نازک تھی لیکن کامیاب خارجہ پالیسی نے جلد پاکستان کو اس بحران سے باہر نکال دیا۔ پاکستان امریکہ سمیت مغربی دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب رہا کہ اس کا ارادہ ایٹمی قوت بننے کا نہیں تھا بلکہ اسے تو مجبوراً بھارت کی وجہ سے یہ دھماکے کرنا پڑے۔ یوم تکبیر بلا شبہ ہمارے اس عزم کے اعادے کا دن ہے کہ روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن ملکی سالمیت اور عزت پر کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں۔